नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। विमल आज बहुत खुश था वेदिका से मिलने के लिए। वह पुणे आया था। दोनों गर्ल्स हॉस्टल के पास ही एक आइसक्रीम पार्लर पर मिले। मैं लेट हो गई क्या? वेदिका ने पूछा। नहीं, मैं ही जल्दी आ गया था, विमल बोला। तुमसे एक बात पूछूं क्या? वेदिका ने कहा। जो कुछ पूछना है अभी पूछ लो, शादी के बाद कोई उलझन नहीं होनी चाहिए, विमल ने कहा। तुमने केमिस्ट्री से एमएससी की है, फिर भी गांव में क्यों रहते हो? पुणे में कोई नौकरी या कंपटीशन का एग्ज़ाम क्यों नहीं देते हो? 100 एकड़ खेती है हमारी। इसके अलावा मैं देशमुख खानदान का इकलौता वारिस हूँ। मेरे अलावा कोई खेती संभालने वाला नहीं है। नौकरी से जो तनख्वाह मिलेगी उससे ज़्यादा तो मैं अपनी खेती से कमा सकता हूँ। फिर क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? विमल के जवाब से वेदिका समझ गई कि यह लड़का कभी अपना गांव छोड़कर शहर नहीं आएगा। शादी का दिन आने तक विमल और वेदिका एक दूसरे की पसंद नापसंद, इच्छा, हनीमून की जगह वगैरह पर बातें करते रहे। शादी के दिन दूल्हे की बारात घर के सामने मंडप के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन दूल्हे की पूजा आरती के लिए दुल्हन की तरफ से कोई नहीं आया, क्योंकि दुल्हन एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गई थी। पिताजी, मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, लेकिन शादी के बाद ज़िंदगी भर एडजस्ट करने के लिए मेरा मन तैयार नहीं है। माँ के जैसे सिर्फ चूल्हा चक्की संभालना मुझसे नहीं होगा। आपने जो रिश्ता मेरे लिए ढूंढा है वह वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे में मैं आपको कितना भी समझाती, मुझे इस विवाह से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आपको बिना बताए मैं यह घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और पढ़ाओ लड़की को। वेदिका के पिता अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए रोने लगे। वरपक्ष का घर शमशान की तरह शांत हो गया था। देशमुख परिवार गम में डूब गया था। गांव वालों के सामने उनकी नाक कट चुकी थी, लेकिन विमल ने परिवार की हालत देखते हुए खुद को संभाल लिया। वेदिका पुणे का हॉस्टल छोड़कर दीक्षा नाम की सहेली के साथ एक किराए के फ्लैट में रहने लगी। उसकी एक कंपनी में नौकरी भी लग गई। दीक्षा शराब पीती थी, पार्टी वगैरह में जाती थी, लेकिन उसके साथ रहने के अलावा वेदिका के पास कोई चारा नहीं था। 4 साल ऐसे ही बीत गए। एक रात दीक्षा 2 लाख रुपए से भरा एक बैग लेकर आई। वेदिका उससे कुछ पूछे तभी उसके पीछे चेहरे पर रुमाल बांधे एक जवान लड़का भी फ्लैट में आ गया। बैग यहाँ ला, नहीं तो बेवजह मरेगी, वह लड़का बोला। बैग नहीं मिलेगा, तू पहले बाहर निकल, दीक्षा ने कहा। उस लड़के ने अगले ही पल में दीक्षा के पेट में चाकू भोंक दिया और बैग लेकर फरार हो गया। वेदिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने तुरंत दीक्षा के पेट से चाकू निकाला और रिक्शा लेने के लिए नीचे की तरफ भागी। एक रिक्शे वाले को लेकर वह फ्लैट में आई, लेकिन रिक्शे वाला चिल्लाते हुए भाग गया। वेदिका जब तक दीक्षा के पास गई तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। तभी चौकीदार फ्लैट में आ गया। पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया था। वेदिका बिल्कुल निराश हो चुकी थी। दीक्षा का यह मामला उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। इस बात को वह समझ चुकी थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पुलिस पूरे फ्लैट को छान रही थी। दीक्षा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज ही दी गई। दूसरे दिन सुबह वेदिका को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया। सवेरे 9 बजे से ही वेदिका पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ गई। वह सोच रही थी कि यह सारा मामला कब खत्म होगा। हवलदार ने कहा, सर अभी तक नहीं आए हैं, वे 10 बजे तक आएंगे, तब तक तुम केबिन में जाकर बैठो। केबिन में जाते ही वेदिका ने टेबल पर विमल देशमुख की नेम प्लेट देखी और उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी विमल ने केबिन में प्रवेश किया। उसे देखते ही वेदिका खड़ी हो गई। विमल ने कहा, दीक्षा मर्डर केस, चाकू पर तुम्हारी ही उंगलियों के निशान हैं, हाल में भी सब जगह तुम्हारे हाथों के निशान हैं। खून तुमने ही किया है, लेकिन खून के पीछे की वजह समझ नहीं आ रही है। वह तुम बताओ और इस मामले को यहीं ख़त्म करो। वेदिका बोली, मैंने खून नहीं किया है। विमल बोला, लेकिन सबूत तो यही कह रहे हैं। वेदिका ने कहा, कल जो कुछ हुआ है मैंने सब बता दिया है, लेकिन वह सब झूठ है। तुम जेल ज़रूर जाओगी। तुमने आज तक जितने भी गुनाह किए हैं उन सभी की सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। मिस वेदिका, देखिए, चुप, एकदम चुप, कदम गाड़ी निकालो, विधायक ने बुलाया हमें मैडम। हर सुबह यहाँ पूछताछ के लिए तुम्हें आना होगा, समझ गई ना? वेदिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शाम को वह वापस पुलिस स्टेशन के बाहर विमल की राह देखने लगी। रात के 9 बजे विमल आया। वह मोटरसाइकिल को किक मारकर स्टार्ट कर रहा था। तभी वेदिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है, बोलो।
मैंने 4 साल पहले बहुत सी गलतियाँ की थी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैंने यहाँ खून नहीं किया है। प्लीज़ मुझे इस सब से बाहर निकालो। लॉज में चलोगी क्या? हनीमून के लिए महाबलेश्वर नहीं जा पाए तो लॉज ही जाकर आते हैं, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो फिर मोटरसाइकिल पर बैठ रही हो? विमल बोला। वेदिका कुछ आगे कह पाती उससे पहले ही वहाँ से विमल निकल गया। दूसरे दिन वेदिका फिर से विमल के केबिन में आकर बैठ गई। तुम क्या काम करती हो? एक प्राइवेट कंपनी में हूँ। शादी हो गई तुम्हारी? ओह सॉरी, असलम बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? बिना शादी किए ही आजकल लड़के लड़कियाँ सब कुछ कर रहे हैं ना। असलम मेरा नहीं, दीक्षा का दोस्त था। 2 लड़कियों का एक ही दोस्त हो सकता है ना। मैंने अब तक असलम नाम के किसी शख्स को नहीं देखा है। कमाल की बात है, तुमने असलम को नहीं देखा है? वॉचमैन ने रुमाल से मुंह बंधे हुए नौजवान को नहीं देखा? पैसों से भरे बैग को भी तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा? बाकी की बातें कल होगी। तुम निकलो। रोज़ सुबह पुलिस स्टेशन आना, शाम 3 से 4 बजे तक केबिन में बैठना, आधे घंटे के लिए विमल के सामने जाना। वह वेदिका की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। तकरीबन 2 महीने तक यही चलता रहा। वेदिका की नौकरी भी छूट गई। गांव में वेदिका की चिंता में उसकी माँ अस्पताल में भर्ती हो गई थी। रोज़ की तरह आज भी पूछताछ चल रही थी। रोज़ रोज़ चक्कर लगाने से बेहतर कि अपना गुनाह कबूल कर ले लो। वेदिका ने कुछ जवाब नहीं दिया और सिर नीचे करके बैठी रही। जो लड़की अपने माँ पिता की नहीं हुई, वह दोस्त की क्या होगी? असलम कौन है? बॉयफ्रेंड है ना। कल ही मैंने उसे पकड़ा है। उसके पास से 2 लाख रुपए से भरा एक बैग भी मिला है। विमल वेदिका की कुर्सी के पास टेबल पर बैठकर बोलने लगा। लेकिन फिर भी वेदिका ने कुछ नहीं कहा। उसे जेल जाना होगा। उसने तो जो अपने माँ बाप और देशमुख परिवार को तकलीफ पहुंचाई है, उसकी सज़ा उसे भुगतनी होगी। यह बात उसे समझ आ चुकी थी। तभी लड़की के पिता ने केबिन में प्रवेश किया और दोनों हाथ जोड़कर विमल के पैरों में गिर पड़े। साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। हमारी बच्ची से गलती हुई, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी पत्नी की जान की खातिर खून के इस केस से उसे बाहर निकालो। मैं आपसे विनती करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप घर जाइए, विमल ने कहा। वेदिका पीठ पीछे सब सुन रही थी। अपने पिता से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, लेकिन उनके बाहर निकलते ही वेदिका टेबल पर सिर रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तुम अभी बाहर जाओ, शाम को बात करेंगे, विमल बोला। शाम को क्यों? अभी बोलो। मैंने खून किया है, ऐसा ही स्टेटमेंट चाहिए ना तुम्हें? मैं गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। यह खेल अब बंद करो। तुमसे शादी करने का मतलब केवल देशमुख परिवार की शोभा बनाना था। पति के इशारे में चलना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी इस इच्छा, मेरी मेहनत सब तुम्हारे घर बर्बाद हो जाती है। और यह बात पिताजी को बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं क्या करती? वेदिका रो भी रही थी और गुस्से में बोल रही थी। बोलना चाहिए था तुम्हें, मैं उन्हें समझाता। तुम्हारी बात मानकर पिताजी मुझे पुणे आने देते क्या? पहले से ही वे लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में थे ना। माँ ने लड़ाई झगड़ा करके मुझे पुणे भेजा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मंडप छोड़कर भागना पड़ा। और मेरा क्या? मेरे साथ 4 महीने घूमी, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उसका क्या है? मेरे माता पिता का इसमें क्या कसूर था? मुझे लगा कि तुम्हें फ़ोन करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें जो करना था तुमने किया, अब मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। तुम बाहर निकलो। वेदिका वहाँ से सीधी अपने गाँव चली गई। माँ से मिली। मेरी बेटी, यह कैसी सज़ा मिल रही है तुझे? तेरे हाथ से खून नहीं हो सकता है। अब कैसे बाहर निकलेगी? मैंने तुम्हारे साथ जो छल किया है उसकी सज़ा मुझे भुगतनी होगी। माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को केस सुलझ गया है माँ। असलम नाम के आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वह दीक्षा का प्रेमी था। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़ा और खून हुआ है। आपकी बेटी बेकसूर है। अब जल्दी से ठीक हो जाइए और अस्पताल से घर आइए। विमल यह बात बता करके वहाँ से निकल गया। वेदिका को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सर, मैं आपका यह उपकार कैसे चुकाऊँ? विमल ने कहा। शादी कर लो मुझसे। क्या? अरे मजाक कर रहा था। मेरा विवाह हो चुका है। मेरा 1 साल का बेटा है। मिस वेदिका। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।